हेलो एवरीवन। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और ये जो है ना, ये वीडियो लेक्चर 1 है पेड ग्रुप का, जो साइंस का जो बैच स्टार्ट हुआ है। जो मैंने आप लोग को बोला है कि इसके बाद आपको कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ठीक है, इसमें आज हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, तो वर्क, एनर्जी और पावर। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एग्जाम में इससे बिल्कुल आपको 1 से 2 मार्क्स का मिनिमम आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और जो भी लोग पेड ग्रुप में हैं, तो आपको इसकी पीडीएफ प्लस में जो प्रैक्टिस सीट है, जो असाइनमेंट सीट है ना, उसकी भी आपको सीट मिल गई है। तो अभी आप लोग वीडियो साथ में देखिएगा पीडीएफ के साथ। जो मैं एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करवाऊंगा या जो न्यूमेरिकल जो मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो न्यूमेरिकल प्लस में जो वैल्यू एडिशन होगी वो साथ में आप सीट पे ही करते चलिए। और जो आपको वैल्यू एडिशन के लिए जो असाइनमेंट मिलेगी उसको आप घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करिएगा। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको एक्स वाई जेड कोई भी बुक कोई भी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वर्क। वर्क मतलब कि आप इसका मीनिंग, जो नॉर्मल जो मीनिंग है वो अलग है, और जो साइंस के रूप में हम लोग जो मीनिंग देखते हैं वर्क का वो अलग होता है। मतलब अगर कोई भी एक दीवार को अगर धक्का दे रहे हो तो क्या आप थकोगे, एनर्जी होगा। तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हाँ ये वर्क कर रहा है, या कोई बैठ करके पढ़ रहा है तो हाँ वो काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसको वर्क में जोड़ते हैं। बट साइंस की दुनिया में ये सब वर्क नहीं होता है। तो वर्क का क्या मतलब होता है, जनरल मीनिंग क्या है, टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का, आप जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर आप क्या पोजीशन अगर चेंज कर देते हो बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर खुद से हो जाता है तो वो नहीं होगा वर्क, लेकिन अगर कोई फोर्स आप लगा रहे हो, फोर्स कैसे लगाते हैं, न्यूटन में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आप 50 न्यूटन से आप फोर्स लगा रहे हो, 200 न्यूटन से फोर्स लगा रहे हो, तो क्या आप उसका पोजीशन अगर चेंज कर देते हो बाय अप्लाइंग फोर्स, तो क्या उसको कहा जाएगा, वर्क। और वर्क की 2 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं वर्क की, तो पहली बोलोगे आप कि फोर्स, और दूसरी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां पे जब भी ग्रेविटी के साथ हम लोग बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट दिखना चाहिए, है ना। मतलब एक जगह से आप उसको दूसरी जगह पे वो शिफ्ट होते हुए आपको दिखना चाहिए, है ना। तो अब यहां पे हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये 2 कंडीशन है वर्क की, ये यहां तक समझा है। अगर इसमें से कुछ भी अगर मिसिंग होगा तो क्या उसको कहेंगे वर्क, तो बिल्कुल नहीं, उसको वर्क नहीं कहा जाएगा। ठीक, अभी तक क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। देखिए जो तीनों चैप्टर है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों कैसा है, कैसा क्वांटिटी हम लोग है, ये इसके बारे में जानते हैं। तो आपने सुना होगा 2 टाइप की क्वांटिटी, एक सुनी होगी आपने स्केलर क्वांटिटी और एक सुनी होगी आपने वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, कि जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो वेक्टर होगा उसमें मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों होंगे, है ना। तो इसको क्या कहा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन ये जो तीनों जो टॉपिक है ना, जो वर्क, एनर्जी एंड पावर, दीज 3 आर स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए इसके बारे में वही यहां पे लिखा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन। मतलब जैसे देखिए और एग्जांपल आपको बताता हूं, स्केलर का और वेक्टर का, दोनों पे बात करेंगे। तो स्केलर में जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है मास कितना, तो 50 किलो, 50 केजीज, है ना, ये क्या है, तो आप बोलोगे स्केलर। इसमें कहां कोई डायरेक्शन है, नहीं है। अगर मान लीजिए रहा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर, तो आप खुद बोलोगे अब कि हाँ ये तो स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर यहीं पे मैं लिख देता हूं टाइम 10 सेकेंड, क्या ये स्केलर है या वेक्टर, तो आप बोलोगे बिल्कुल ये तीनों के तीनों क्या है, तो आप बोलोगे स्केलर, किसी में भी डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं यहीं पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईस्ट लिख देता हूं, ईस्ट, तो क्या यहां डायरेक्शन दिख रहा है,
तो हाँ दिख रहा है, ये कौन सा क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, कौन सा, तो क्वांटिटी हो गया ये वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अगर इसी में अगर मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं, अगर मैं लिखता हूं कि एक्सेलरेशन कितने कितने, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड है ना, स्क्वायर की रफ्तार से एक्सेलरेशन अगर है, और ये जा रहा है डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड जा रहा है, तो क्या ये स्केलर होगा या वेक्टर, तो आप बोलोगे कि जैसे ही डाउनवर्ड आ गया तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन बताने लगा। फोर्स मैं बता रहा हूं, मान लीजिए अगर फोर्स जैसे अभी जो बात कर रहा था कि 50 न्यूटन का फोर्स से पुश कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, फॉरवर्ड अगर यहां पे लगा दिया, ठीक है, बैकवर्ड लगा दिया, राइट लगा दिया, लेफ्ट लगा दिया, जो भी अगर मान लीजिए ये आपने बता दिया, तो वो क्या हो गया, तब आपका वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक, तो अभी तक का स्केलर वेक्टर समझ में आ गया, आपने वर्क को समझ लिया, वर्क की क्या कंडीशन होती है, तो फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अपनी जगह से मूव होना चाहिए। ठीक है, यहां पे वर्क, एनर्जी और पावर, ये तीनों कैसी क्वांटिटी हैं, तो ये तीनों स्केलर क्वांटिटी हैं। चलिए ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्क, क्या वर्क पॉजिटिव होता है, क्या वर्क निगेटिव होता है, क्या वर्क जीरो भी हो सकता है। तो आप बोलोगे हाँ ये तीनों वर्क का टाइप है, वर्क आइदर भी पॉजिटिव और निगेटिव एंड कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वर्क को, निगेटिव वर्क को और जीरो वर्क को, तीनों को समझेंगे। ठीक, ये एंगल वाला भी सब कुछ छोड़ देना, ठीक है, बहुत लोग जो फ्रेशर्स हैं, जो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, उनको नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए एंगल वाले पे हम लोग बात करेंगे, बट थोड़ी देर रुक करके। अभी समझते हैं पहले पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क को। तो पॉजिटिव वर्क जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है जो चेंज होगा, जैसे पोजीशन एक जगह पे है और वो चेंज होकर के अगर उसका पोजीशन और फोर्स दोनों, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में होगा, तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क। तो वर्क डन बाय जो ग्रेविटी होता है ऑन फ्री फॉलिंग बॉडी, एक कोई बॉडी गिर रही है, अब देखो एक है यहाँ पे, यहाँ से एक कुछ बॉक्स गिर रहा है, कुछ बॉडी गिर रही है, कुछ भी गिर रहा है, ठीक है, तो एक बॉक्स गिर रहा है, ये स्टोन मान लो, ठीक, तो अब ये ग्रेविटी किसको, इसको बुला रही है नीचे की ओर, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सबको कि ये नीचे की ओर बुला रही है। प्लस में इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, पहले यहां था ये, मान लीजिए ये पेबल है, ठीक है, तो पोजीशन क्या हो रहा है कि टाइम के हिसाब से चेंज होते जा रहा है, पहले यहां था, फिर यहां, फिर यहां, क्या डायरेक्शन और फोर्स दोनों सेम है, ग्रेविटी किस साइड बुला रही है, इधर आजा आजा, है ना, और क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इसी साइड में, तो दोनों अगर जब सेम हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव वर्क कहेंगे। अच्छा ठीक है, अभी आप जहां भी टेबल पे बैठे हैं, चलिए एक साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक, बुक उठाइए, आपके पास अभी बुक होगा, उसको उठाइए, ऐसे पकड़िए, साथ में अपने फेस की ओर लाने का ट्राई करिए। तो क्या आप फोर्स किस साइड लगा रहे हो, तो आप अपवर्ड फोर्स लगा रहे हो, और बुक कहां मूव हो रहा है, तो अपवर्ड मूव हो रहा है, तो बुक भी ऊपर की ओर मूव हो रहा है और आपका फोर्स भी ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये क्या हो गया, यह एक पॉजिटिव वर्क हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब तो किसी को पॉजिटिव वर्क में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे यहां पे निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क वो वर्क होता है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट लगे। अभी जो हमने देखा था कि मान लीजिए ये बिल्डिंग से है, तो अब टेबल कुछ तो गिर रहा था, तो वो किसका क्या लग रहा था, उसका नीचे की ओर फोर्स लग रहा था, है ना, नीचे की ओर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था। अगर मान लीजिए यहां पे आप बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं, अगर ये वेल है, ठीक है, एक कुआं है, उसमें आपने डाला है और पानी निकाल रहे हैं, ठीक, पानी निकाल रहे हैं, तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो ग्रेविटी है वो क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है उसको। ठीक है, मान लीजिए ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक, ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रहा है, और आप उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, मान लीजिए पानी है तो आपको ऊपर निकालना है, तो एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, ये उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो क्या ये इन दोनों का डायरेक्शन आपको ग्रेविटी का और ये जो बॉक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है, या फिर जो आपने जो बकेट रखा है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है, डिफरेंस है, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, व्हेन वर्क डन बाय ग्रेविटी
व्हेन लिफ्टिंग अ बॉडी अप, जब हम लोग कुछ भी बॉडी को ऊपर खींचते हैं वहां पे ग्रेविटी क्या कर रहा है, ग्रेविटी निगेटिव वर्क कर रहा है वहां पे। उसी तरह से वर्क डन बाय फ्रिक्शन या विस्कस जो ड्रैग होता है वो क्या होता है, निगेटिव। मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक, ये बॉक्स है, इस पे आप ये फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन किधर क्यों लगेगा, आप इस साइड से पुश कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए ये बल्कि बॉक्स है, आप इस पे पुश कर रहे हो तो बहुत भारी है, तो आपको कम अगर ताकत लगा के आप धक्का दे रहे हो तो ये नहीं मूव होगा ड्यू टू किसके कारण, तो फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन वहां क्या रोल प्ले कर रहा है, निगेटिव। और जब आप पुश किए, आपने बहुत ताकत लगाया, जोर से धक्का दिया आपने, तो बॉक्स मूव हो गया, बॉक्स मूव हो गया। लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हुआ यहाँ पे, तो इस साइड से वो रोक रहा था ना, वो बॉक्स को मूव होने से रोक रहा था, तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन या फिर विस्कस ड्रैग। या विस्कस में आप कैसे समझोगे, हनी है, हनी मान लीजिए आप गिराने का ट्राई करते हैं तो पानी जैसे जल्दी से नहीं ना गिर जाता, वो टाइम लगता है, तो विस्कस ड्रैग के कारण ये सब क्या हो गया, निगेटिव वर्क। यहां तक आई होप कि आपको पॉजिटिव और निगेटिव मैंने समझा दिया होगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे जीरो वर्क। जीरो वर्क किसको कहेंगे, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो होगा आपका जीरो वर्क। जीरो वर्क अभी कैसे मैं समझाता हूं इसको, ठीक है, जीरो वर्क को समझाना है, ठीक। तो इसका मतलब अगर आप यहां पे हो, ठीक, आप चल रहे हो, उससे बेटर आपने कोई लगेज ले रखा है और आपने ये फिक्स कर रखा है, मान लीजिए आपने कंधे पे कुछ लगेज ले रखा है या बैग ले रखा है या कुछ भी ले रखा है, ठीक। अभी आपका क्या है, या फिर सबसे बेस्ट है ना, इसको हेड पे कर लीजिए, कोई कूली है उसको हेड पे कर लीजिए, कोई कूली ने अभी यहाँ पे लगेज सर पे ले रखा है, ठीक है, सबसे बेस्ट है ये, आपको बता रहा हूं, ठीक है, यहां से आप क्लियरली समझ पाओगे कि जीरो वर्क क्या होता है। ये बताओ कि ये बॉक्स है, बॉक्स को जमीन पे रखने आने के लिए किस साइड का इसको फोर्स दिया जा रहा होगा, तो अपवर्ड फोर्स दिया जा रहा होगा ताकि वो सर पे रहे, नीचे ना गिर जाए, है ना, नीचे ना गिर जाए, इसलिए आप क्या करोगे, उसको अपवर्ड आप उसको फोर्स देते रहोगे, ठीक। और जो आपकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, तो डायरेक्शन आप बोलोगे ये तो मैं हॉरिजेंटली जा रहा हूं, हॉरिजेंटली, या फिर आप किस साइड भी जाओ, किसी साइड भी जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस साइड जा रहे हो, लेकिन ये आपका परपेंडिकुलर बन रहा है। कैसे, आप ये देखो कि आपका कहां लग रहा है फोर्स, तो फोर्स लग रहा है अपवर्ड, क्यों, क्योंकि आप सामान को नीचे गिरने नहीं देना चाहते हो। आप चल किधर रहे हो, तो आप हॉरिजेंटली चल रहे हो, किसी भी साइड चल रहे हो तो आप हॉरिजेंटली चल रहे हो, तो क्या ये दोनों का परपेंडिकुलर आ रहा है, तो हाँ, तो जब भी ये जो केस होता है तो उसमें आपका जीरो वर्क हुआ, क्यों, क्योंकि इस जो आपने जो ऑब्जेक्ट जो होल्ड कर रखा है उसका तो पोजीशन वहीं फिक्स हो गया ना, उसने उसका तो कुछ, तो जैसे हमने क्या देखा कि या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है, तो इन दोनों की कैटेगरी में तो ये फिट ही नहीं बैठ रहा है। या तो आप देखो, या तो इस डायरेक्शन में आपका लगेगा या फिर इस डायरेक्शन में, या तो पॉजिटिव दोनों सेम या फिर दोनों अपोजिट लगेगा, तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। और जब भी परपेंडिकुलर होगा मतलब दोनों का अलग होगा, फोर्स जो लगेगा वो अपवर्ड लग रहा है और मूवमेंट जो हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो आपका हॉरिजेंटल हो रहा है। तो इस केस में आपका वर्क डन जीरो होगा, चाहे कोई भी कुली है, मान लीजिए यहाँ पे सर पे रखा है और प्लेटफॉर्म नंबर वो 1 से निकलता है, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, और उसके बाद वही सर पे ही है, अभी भी उसके वहीं पे है, और कहता है कि मैंने आपको फर्स्ट प्लेटफॉर्म से थर्ड प्लेटफॉर्म पे ला करके आपका सामान लगेज रख दिया, क्या मैंने कोई वर्क डन किया है, तो आप बोलोगे नहीं, आपने कोई भी काम नहीं किया है, जीरो वर्क किया है। बट रियल में अगर ऐसा कहोगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो अलग बात है, वहां पे आपकी उनकी एनर्जी गई, सब कुछ गया। लेकिन यहाँ पे ये जो चेंज आप देख रहे हो ना एक सर पे रख के, तो वो आपका हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो इसमें यूज किया जाता है वर्क में। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो कॉस थीटा होता है ना वही आपका यहाँ पे एंगल है। अगर एंगल आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। और अगर ये 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक होगा तब क्या होगा आपका निगेटिव वर्क। और जब ये आइदर 90 डिग्री
या 270 डिग्री पे होगा तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस में, तो आप बोलोगे 0। तो जो हमारा फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल टू एफ एस, है ना, एफ एस कॉस थीटा। तो जो यहाँ पे अगर इसका 0 ले लोगे तो 0 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या देगा, 0। तो यही हो गया हमारा वर्क डन 0। ठीक, यहां तक क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे 270 में दिक्कत आ रही है, 90 वाली आप समझ गए कि कूली जो सर पे लेकर रखेगा तो वो आप समझ गए, 270 में दिक्कत हो रही है। ठीक, अभी इसको भी मैं समझा देता हूं। अभी हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, यहां पे हमारा सैटेलाइट क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ सर्कल कर रहा है। ठीक, मतलब कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए अर्थ क्या, यहां ग्रेविटी इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, अपने की ओर पुल कर रहा है, खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है कि नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये मूवमेंट आइदर इस दिस वे और दिस वे, किसी वे में आप वो मूवमेंट कर रहा है। और ये कैसा बन रहा है, तो आप बोलोगे हाँ ये भी तो परपेंडिकुलर ही बन रहा है, ये भी तो 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री का बना रहा है, तो हाँ, तो ये भी 0 होगा। तो अब आपने 0 वर्क का समझ लिया। एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सैटेलाइट का जो मूव कर रहा है या फिर जो कूली लेकर के एक प्लेस से दूसरा प्लेस पे जाता है, बट उसका पोजीशन हेड का जो लगेज जो वेट है वो क्या हो रहा है कि वो नीचे नहीं रख रहा, वहीं पे रख रहा है। लेकिन अब आगे जब हम पढ़ेंगे उसको ड्रैग करके जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। उसने अभी हेड में होल्ड कर रखा है, मतलब 90 डिग्री का या फिर 270 जो हमने ऑर्बिट का देख लिया। तो यहां तक आई होप कि आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए क्या, वर्क कितने प्रकार के, पॉजिटिव, निगेटिव और 0, ये तीनों आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पे वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी दिखने को मिल जाता है हम लोग को। अभी जो आपको जो ऑर्बिट वाला बताया, सैटेलाइट वाली, ये आपको एग्जांपल देखने को 0 वर्क में मिल जाए एग्जाम में, या फिर आपको ये एग्जांपल की एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, उस पे आप कितना भी आप प्रेशर लगा लो, अगर वो वॉल अपनी जगह से मूव नहीं किया, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा। और मैंने आपको 0 वर्क का क्या बताया था कि कोई फोर्स नहीं लगाया है आपने, कोई फोर्स ही नहीं लगाया है, तो वहां पे भी वर्क आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है यहां तक पूरी तरह से? चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो अगला जो टॉपिक है, एनर्जी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, ठीक है, इज कॉल्ड एनर्जी उसको कहा जाता है कि एक कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है, कितना काम करने की आप में क्षमता है, तो उसको। और स्केलर तो मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया कि तीनों कैसी क्वांटिटी है, तो तीनों स्केलर क्वांटिटी है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, निकोला टेस्ला, ये क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न एनर्जी इनको कहा जाता है। ठीक, यहां पे बताया है कि टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होगा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मान लीजिए ये जो आपकी एक छत है, ठीक है, छत पे आप यहाँ पे खड़े हो, आपने अभी कोई एक पेबल्स या कोई स्टोन यहां से छोड़ा, ठीक, यहां पे ड्यू टू हाइट, किसी भी चीज की हाइट के कारण, पहले मुझे समझाइए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, तो चलिए बहुत लोग को ये पता नहीं होगा मे बी, तो पहले मैं आपको समझा देता हूं पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी होती है जो किसी भी हाइट या फिर आप किसी भी शेप के कॉन्फ़िगरेशन के कारण, है ना, आए। जैसे में मान लीजिए यहां पे हाइट बोल रहा हूं, जैसे ये बिल्डिंग पे आप स्टोन लेकर के यहां पे छत पे गए, अगर यहां से छोड़ते हो तो कुछ तो एनर्जी होगी, तब तो ये फॉल करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, तो यहां पे ये होल्ड करेगा। पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करें, पोटेंशियल है इसके अंदर, अगर इसको धक्का मार के गिरा देते हैं तो ये नीचे गिरेगा, है ना, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा, शेप के कारण, मान लीजिए कोई इलास्टिक है, बड़ा सा रबड़ है ना, तो कोई बड़ा सा रबड़ है, उसको आपने, या इलास्टिक है, ये स्प्रिंग है, उसको आपने इतना छोटा सा में कंप्रेस कर रखा है, तो क्या जब इसको आप छोड़ोगे तो क्या फिर से ये इस शेप में वापस आएगा, तो हाँ आएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है कि किसके कारण
कारण इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटी के कारण और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या होगी, इलास्टिसिटी के कारण। तो दो टाइप का आपने पोटेंशियल एनर्जी अभी तक समझ लिया। एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में दो तरह का आपने समझा, ड्यू टू, फर्स्ट इज ड्यू टू ग्रेविटी एंड सेकेंड इज ड्यू टू इलास्टिसिटी, है ना। यहां तक क्लियर है। चलिए अब मैं आपको समझाऊंगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी होती है जो कि मोशन के कारण होती है, चाहे दिस वे में हो चाहे ग्रेविटी के वे में हो, जिस वे में भी हो, काइनेटिक एनर्जी हमेशा मोशन में रहने को कही जाती है। कोई भी चीज मोशन में है मतलब समझिए उसमें काइनेटिक एनर्जी है। मान लीजिए बंदूक से आपने गोली चलाई तो क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। सामने की ओर वो मूव कर रहा है, ठीक, तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। अभी तक आपने काइनेटिक पोटेंशियल दोनों समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे जो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, अपनी छत पे आप जाके कभी भी आप कोई पत्थर अगर मान लीजिए वहां से गिराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मैक्स, क्योंकि वो अभी कंपेयर किया जाए तो इस बिल्डिंग पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की जो भी अपने स्टोन या कुछ भी रखा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल क्षमता जो होगी उसकी, है ना, वो क्या होगी, सबसे अधिक होगी, सबसे ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी। और जब यहीं से आप ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, ग्राउंड पे आते आते क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आते आते जीरो हो जाएगी। अब तो ग्राउंड यहां से तो कहीं नहीं जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी है। जब ड्यू टू ग्रेविटी है तो ग्रेविटी तो यहाँ तो खत्म हो रहा है, यहाँ पे मतलब कि ग्राउंड पे आप टच कर चुके हो तो यहाँ पे, यहां से नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता। तो यहां पे क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और यहां पे क्या हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी, सबसे अधिक, ठीक, क्लियर है यहां तक। लेकिन जिस दौरान ये नीचे गिर रहा होगा तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी, हाँ घट रही होगी, तब तो यहां जाके जीरो हो गया, तो आप बोलोगे हाँ। लेकिन जैसे ही यहां तो क्या है, वो मतलब ये फिक्स पोजीशन में, स्टेडी पोजीशन में है ना, और यहां से गिरेगा तो ये मोशन में आएगा। तो जैसे ही मोशन में आएगा, जैसे ही, तो इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होती जाएगी, यहां पे होगी तो और तेज हो जाएगा, मतलब स्टोन और तेज हो गया, और नीचे गिरेगा और तेज हो जाएगा। मतलब कोई पत्थर अगर गिर रहा है तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो, और नीचे गया और तेज, और नीचे गया और तेज, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ते जाएगी नीचे की ओर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, घटते जाएगी। तो ये दोनों उल्टा है, तो यानी यही बता रहा है मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए मैकेनिकल एनर्जी टोटल 10 है, ठीक, हमने यहाँ पे सेट कर रखा, लेकिन अगर उसकी पहले पहले जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या थी, 10 थी, ठीक है, 10 थी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो काइनेटिक एनर्जी स्टेडी है तो जीरो थी, कोई काइनेटिक एनर्जी, कोई मूवमेंट नहीं है उसमें, ठीक है, जीरो है। अब देखिए जब बिल्डिंग से जैसे ही गिरेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे करते 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 जीरो तक आ जाएगी, ठीक है। और बट यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग बात करें तो वो जीरो पे थी, वो क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते 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 10 तक आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो उसके बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और आपने सुना होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा ये चीज, है ना। तो ये एनर्जी हमेशा, पूरे सुन लीजिए ये बात आप जान लीजिए, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी जो है ना वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, ठीक है। वो एनर्जी जो है ना वो कैन नेवर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये आपका यहां तक क्लियर होगा, ठीक। चलिए यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। मतलब जो टोटल एनर्जी होगी वो बिफोर एंड आफ्टर टोटल एनर्जी वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, वो कोई बदलेगा नहीं, ठीक। यहां तक क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ लिख रखा है कि रूल, इफ मास इज डबल काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा, इफ वेलोसिटी डबल तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है,
क्या हो रहा है ये आपको पता है? चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो हाफ mv स्क्वायर, ये क्या है? मास, ये क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, v से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी, m से करते हैं मास। ठीक, यहां पे क्या कर रहा है? इफ मास डबल, अगर मास को आप दुगना कर दीजिएगा, 2 टाइम्स कर दीजिएगा। ठीक, यहां पे 2m हो गया, हाफ रह गया और v का स्क्वायर हो गया, तो क्या काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? तो डबल हो जाएगी। ऑब्वियस यहां 2 से मल्टीप्लाई जब आपने कर दिया तो ये भी 2 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक, लेकिन जब वेलोसिटी को डबल करोगे, ये जो वेलोसिटी था इसको आपने अगर किया तो 2v किया, 2v का अगर स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। तो हाँ, ये 4, जैसे 2 का स्क्वायर यहां पे आप करोगे 2 का स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो गया? 4 टाइम्स। तो ऑब्वियस है कि जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, अगर मास को डबल करोगे, 2 टाइम्स करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स होगी। लेकिन अगर मास को नहीं आप डबल करते हो, अगर आप वेलोसिटी को इसको 2 टाइम्स करते हो, 2v करते हो, 2v का तो स्क्वायर होगा, ये डबल नहीं होगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको 3v करते तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता? तो 3 अगर रहता, 3 टाइम्स अगर आप करते तो 3 3 9 यानी 9 टाइम्स हो जाता है ना। ये इसलिए याद नहीं करना है, इसको समझना है, ये ध्यान दीजिए। समझना इज इंपॉर्टेंट, रटना इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में अगर हम लोग मास को डबल करेंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। मास को अगर 3 टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 3 टाइम्स होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग वेलोसिटी को डबल करते हैं तो वेलोसिटी को डबल करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। वेलोसिटी को अगर हम लोग 3 टाइम्स करेंगे तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेम काइनेटिक एनर्जी, चलिए आप मुझे बताइए, हाफ mv स्क्वायर, अगर मान लीजिए मैं मास को 4 टाइम्स करता हूं, अब बताइए मुझे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो आप बोलोगे 4 हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहां तक तो मैं समझ गया। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी को 4 टाइम्स करूंगा तो आप बोलोगे कि हाँ, v का स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर मतलब कितना होता है? तो 16 होता है। तो आप बोलोगे 16 टाइम्स हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यहां पे तक क्लियर हो गया। चलिए अब ये आप समझ चुके हो। ये उसके बाद क्या दिया हुआ है? मोमेंटम, रिलेशन टू मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p का स्क्वायर बटे मतलब अपॉन 2m दिया हुआ। इफ मोमेंटम क्या है? p है, इज द सेम फॉर 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, द लाइटर ऑब्जेक्ट हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। अगर दो ऑब्जेक्ट का अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी जो लाइटर होगा, लाइटर ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, नॉर्मल सा चीज है ना, तो इसको बेसिक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी पहले हम लोग देखेंगे, हाफ mv स्क्वायर, ये बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग मोमेंटम का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? तो p इक्वल टू mv। ठीक, ये सबको जानते होंगे कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, तो p इक्वल टू mv। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि v को अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पे v है, जो v को हम लोग अगर लिखना चाहें तो p अपॉन m लिख देंगे। कोई दिक्कत है? अगर मैं यहाँ पे v के जगह पे ये जो v है उसको, ये जो m है इसको नीचे मैंने भेज दिया, तो ठीक है, p अपॉन m हो गया। तो यही p अपॉन m लिखा है, ये v हो गया। तो यहां से v इक्वल टू p अपॉन m हमें मिल चुका है अभी तक। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का कौन कौन फॉर्मूला जानता है? तो अभी हमने डिस्कस किया, सब कोई जानते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए ये जो v हमने निकाला है p अपॉन m, क्या यहां पुट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, तो हाफ m क्या होगा? p अपॉन m। ठीक है, p अपॉन m, तो क्या p 2 है? ठीक है, m 2 है, तो p स्क्वायर बाई m स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या एक ये m से क्या ये स्क्वायर का ये कट जाएगा, सिंगल बचेगा? तो हाँ, तो अभी क्या दिख रहा है आपको? तो p स्क्वायर बाई 2m दिख रहा है। यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला हम लोग का निकल चुका है। रिलेशन टू मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन हमें पता हो चुका है। क्लियरली है?
क्लियर है? यहाँ पे ये हमने निकाल लिया, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी का स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँ के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ m मोमेंटम जो है वो p है इज सेम ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट का अगर सेम है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। ये मान लीजिए अगर हमने फिक्स कर लिया, चलिए 100 फिक्स कर लिया, हमने 100 फिक्स कर लिया, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए 100 हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है कि द लाइटर ऑब्जेक्ट हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो वो ऑब्वियस है। अब देखिए 2m है, तो 2 इंटू, मान लीजिए लाइटर है तो हम लोग लाइटर मान लीजिए 10, और दूसरा जो है उसका 100 हम लोग फिक्स कर रखे हैं ऑलरेडी, क्या p हमने फिक्स कर रखा है, तो वो 100 है अपॉन जो हेवियर है, मतलब ये लाइटर था तो 10 है, और जो इससे हेवियर होगा मान लीजिए 20 हो गया। अब देखिए आप खुद से सोचिए, क्या अब हम लोग किसी 100 को 100 को, ये 10 टू जा 20 हो गया, 100 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 5 आया। और ये क्या है, ये 40 हो गया, 100 को अगर 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5/2 मतलब 2.5 आएगा। तो 5 बड़ा होगा कि 2.5 बड़ा होगा, तो आप बोलोगे 5। तो ऑब्वियस है कि जब भी डिवाइड हम लोग छोटे से करते हैं, जो नंबरेटर जो हमारा है वो अगर फिक्स है और डिनोमिनेटर अगर स्मॉल अगर होगा तो वो क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस है ज्यादा होगी। तो ये यहां पे प्रूफ हो जाता है, इफ मोमेंटम p is the same for two object, the lighter object has more kinetic energy। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी समझ ली। अब देखो एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे गन, ठीक है, गन का क्या काम होता है, गोली चलती है गन से, ठीक है, गोली चली, उससे क्या निकला, बुलेट। बुलेट का ज्यादा वेट होता है या गन का, बताओ। तो आप बोलोगे बुलेट का ज्यादा वेट होती है गन के कंपेयर में। तो क्या होता है, गन होता है ना, थोड़ा सा रिकॉइल करता है, थोड़ा सा झटका देता है, क्यों, क्योंकि इसका मास जो है वो ज्यादा है। लेकिन यहीं पे बुलेट जो है वो तेज निकलता है, क्यों, क्योंकि उसकी जो मास है वो कम होगी। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट, मोशन, है ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तेज होगी, फास्ट मूव करेगा। क्लियर? यहां तक आई होप कि मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया हो। चलिए, ये हमने देख रखा है ऑलरेडी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने दे रखा है। यहां पे हम लोग पावर को देखेंगे, पावर समझेंगे क्या होता है, पावर किसको कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है ना, कि किसी इंसान या मशीन, है ना, कितनी तेजी से कोई काम कर सकता है उसको कहते हैं पावर। मान लीजिए मैं एक काम को 5 मिनट में कर लेता हूं, ठीक है, सेम काम, और यही सेम काम कोई आदमी 10 मिनट में करता है, तो आप बोलोगे किसका पावर ज्यादा है, तो जो 5 मिनट में इस काम को कंप्लीट करेगा उसका पावर ज्यादा होगा। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और इसकी ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अभी तक हमने तो यहां तक तो देख ही लिया है, ठीक है। यहां पे क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हम सब कोई जानते हैं। देखिए जैसे मतलब यहां पे म्यूचुअल फोर्स कैसे जीरो होता है, जब दोनों बॉडी का अगर सम जोड़ते हैं, F12 और F21, ये दिखाता है F12 मतलब ये उसका अपोजिट को बस दिखाने का तरीका है। ये मत सोच लेना कि अच्छा ये कोई फॉर्मूला है या कुछ है, ये बस दिखाने का तरीका है कि एक दूसरे का अपोजिट है। ये 12 का अपोजिट है 21, बस ये दिखाने का है, ठीक। तो यहाँ पे इफ टू बॉडी, अगर दो बॉडी है, फ्रॉम टू बॉडी द सम ऑफ म्यूचुअल फोर्स इज जीरो, ये जीरो होगा हमेशा। जो फोर्स लगेगा दो बॉडी पे वो क्या लगेगा, वो हमेशा वो जीरो होगा। बट यहाँ पे बट क्या कह रहा है, द सम ऑफ द वर्क डन बाय दोस टू फोर्सेज इज नॉट ऑलवेज कैंसिल आउट। मतलब दोनों का देखिए यहाँ पे सम म्यूचुअल फोर्स जो लगेगा वो तो जीरो होगा, लेकिन वर्क डन का भी जरूरी नहीं है कि वो कैंसिल आउट करके ही जीरो कर दे। अभी इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसको समझेंगे। आप चल रहे हो, ठीक है, आप समझो अब वॉक कर रहे हो, चलिए यहाँ पे आप वॉक कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, कुछ जमीन को मतलब धकेल रहे हो, पुश कर रहे हो, तब आप अगला स्टेप ले रहे हो, है ना, तो आप पुश कर रहे हो और जमीन भी आपको ढकेल रही है। बट दोनों
दोनों क्या कर रहे हैं कि बराबर एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स। मान लीजिए आप जोर से झटका दीजिएगा तो और तेज चलिएगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे पे, आप जमीन पे लगा रहे हो फोर्स, जमीन आप पे फोर्स लगा रही है, तो यहां पे क्या हो गया, म्यूचुअल फोर्स जो हो गया वो 0 हो गया। ठीक, यहां तक क्लियर है। बट अब सम ऑफ वर्क of by these two forces does not always cancel out, मतलब हमेशा नहीं कैंसिल होता। जमीन, जैसे जमीन, यहाँ एक मतलब समझिए, जैसे आपने जमीन पे धक्का दिया, ठीक है, आपने धक्का दिया तो क्या हुआ कि आप आगे गए, लेकिन क्या जमीन खिसकी अपनी जगह से, तो नहीं, जमीन नहीं खिसकी। तो फोर्स जो होता है हमेशा कैंसिल आउट नहीं करता है, और वर्क सिर्फ फोर्स पे नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, ये आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे फोर्स डन, यहाँ पे वर्क डन बाय दीज टू फोर्सेस डज नॉट ऑलवेज कैंसिल आउट, हमेशा कैंसिल आउट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी को थप्पड़ लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या देखिए, अब जब गाल पे थप्पड़ पड़ेगी तो हाथ और गाल दोनों, ठीक है, फोर्स तो वहां पे म्यूचुअल बराबर लगेगा, ठीक है, गाल भी हाथ पे उतना ही लगाएगी जितना हाथ गाल पे लगाएगा, लेकिन क्या वर्क डन दोनों का सेम हुआ, तो आप बोलोगे नहीं। यहां तक क्लियर है, पूरा क्लियर है, चलिए ठीक है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। यहां पे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा दिक्कत होता है। कंजर्वेटिव फोर्स है ना, जो इसमें मतलब ग्रेविटी कह लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लो, कि वर्क डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल और फाइनल पोजीशन और नॉट द पाथ, वर्क इज क्लोज्ड पाथ बराबर 0 दिया हुआ है। ये देखिए, आपको एकदम बहुत सरल और आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर मान लीजिए यह बिल्डिंग है, ठीक है, यह बिल्डिंग है, यहां पे स्टेयर दिया हुआ है इस तरह से, ठीक। आप अगर यहां से कोई एक पत्थर लेकर के लिफ्ट में चढ़ जाते हो, यहां पे लिफ्ट लगी हुई है, ठीक है, लिफ्ट लेके चढ़ जाते हो, यहां पे आप यहां पे टॉप पे पहुंच जाते हो, ठीक, टॉप पे यहां पे पहुंच गए आपने, यहां पे आप खड़े हो, ठीक है, टॉप पे यहां पे पहुंच गए, ठीक है। और या फिर आप ये जो स्टेयर है इस तरह से आप ऐसे लेकर के पूरे स्टेयर चढ़ करके फिर यहां पहुंचते हो और फिर आप यहीं पे खड़े होते हो, तो क्या हो गया, ये आप कोई भी पाथ चुना आपने, या तो स्टेयर चुना या लिफ्ट, जो भी आपने चुना, लिफ्ट से चुनो चाहे आप स्टेयर से चुनो, आपका क्या होगा, वर्क जो होगा वो सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। और लेकिन अगर आपने यहां से अगर कोई पत्थर उठाया था और फिर ये ऊपर लेके गए और फिर यहां पे गिरा दिया आपने और यहीं पे पहुंच गया आपका वो पत्थर, तो ये क्या हो गया, आपका वर्क डन जो हो गया आपका 0 हो गया। यही क्लोज पाथ दिखा रहा है कि नॉट द पाथ, जो कि पाथ जो है वर्क इन क्लोज्ड पाथ इक्वल टू 0, मतलब अगर जिस जगह से उठाया उसी जगह पे आपने फिर से गिरा दिया तो वो 0 हो जाएगा। किसमें, कंजर्वेटिव में। कंजर्वेटिव में क्या होता है कि आपका रास्ता मायने नहीं रखता है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। आपका कोई कौन सा आपने रास्ता लिया जाने के लिए, आपने लिफ्ट लिया या आपने स्टेयर से गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम लोग देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव, जहां फ्रिक्शन, विस्कस ये सब आता है, वहां पे पाथ का मैटर पड़ता है, रास्ते इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यही जो यहाँ पे फ्रिक्शन किस पे आएगा, मतलब आप कोई धक्का देके लेके जाओ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। आप ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट पे गए, बी पॉइंट से लेकर के आप सी पॉइंट पे गए और फिर से आप वापस सी से बी पे गए और बी से ए पे गए, ठीक। तो आपका यहां पे क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू नॉट 0, क्या यहां पे बता रहा है, ये नॉट 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहां से ले जाने में आपको पहले फ्रिक्शन लगा, ठीक है, आप मेहनत करके लेकर गए यहां पे पॉइंट बी पे, पॉइंट बी से आप फिर लेकर के गए पॉइंट सी और फिर से बैक आए किस पे, तो आप पॉइंट बी पे आए और फिर से पॉइंट ए पे आए। तो यहां पे पूरा का पूरा आपने सर्कल तो कंप्लीट करा, लेकिन यहां पे क्या फ्रिक्शन काम कर रहा था, फ्रिक्शन, और उसको धक्का देने में, पुश करने में आपको क्या लग रही थी, मेहनत लग रही थी। तो यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे ये जो आ जाएगा, इस टाइप का फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहां वर्क डन 0 नहीं होगा। लेकिन अगर यही आपको मैंने बताया ना कि लिफ्ट से लेकर के जाइए या स्टेयर से लेके जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से अगर आपने स्टार्ट करा है, ये जो पॉइंट था यहां 0 से, और वहीं पे गिरा के अगर फिर से 0 पे रख दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। यहां पे आप क्लियरली अब समझ चुके होंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव
फोर्सेज के बारे में। ठीक, चलिए, एक में क्या होता है, रास्ता नहीं इंपॉर्टेंट है, एक में क्या रास्ता इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ मंजिल इंपॉर्टेंट है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं, इसमें जर्नी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब पूरा रास्ता जो भी है। चलिए अब देखते हैं जो जो फॉर्मूला था जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो सारा यहाँ पे हम लोग अभी समझने वाले हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं सबको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, जो वर्क डन का हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे एफ से क्या हो गया, फोर्स, और ये एस से क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वही वर्क डन विथ एंगल एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए यही जो हमने कॉस थीटा का ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। कॉस जीरो का मतलब एफ एस, कॉस जीरो का मतलब 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, तो मतलब सिर्फ एफ एस बचेगा आपका। लेकिन ये जो हमने यहाँ पे जो पुश करते हैं ना, ये 0 डिग्री, और यही था यहाँ 90 डिग्री, यहाँ क्या था 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब -1 होता है, ये क्या होता है 1 होता है, और ये जब ऊपर जाता है तो ये 0, यहाँ पे वैल्यू है, सबको ये याद आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 90 का क्या होता है, ये क्या होता है कॉस थीटा, आपको याद करना पड़ेगा। जिस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा होता था ना, तो इसी में आपको कॉस थीटा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आपको ये एंगल याद करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वहां 30 डिग्री दे दिया तो √3/2, अगर मान लीजिए आपका 60 डिग्री दे दिया तो 1/2, 45 डिग्री दे दिया तो वही 1√2, है ना, 1/√2। ये हो गया आपका, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू mgh। m क्या हो गया आपका, तो m बोलोगे आप मास हो गया, है ना, मतलब वेट। g क्या हो गया, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, तो आपको पता है कि अर्थ हमेशा 9.8 इतना का हमेशा हम पे न्यूटन का, हमेशा हमको ग्रेविटी हमेशा मीटर पर सेकेंड से मतलब एक्सेलरेशन होता है, लेकिन हमेशा समझिए एक तरह से 9.8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे ग्रेविटी याद रखिएगा। ठीक है ना, ये खींचते रहती है हमेशा हमेशा, मतलब 9.8। तो mgh जो है, तो ये ग्रेविटी अप्रोक्स में 9.8 की जगह पे आप g की वैल्यू 10 भी ले सकते हो। ठीक, h क्या हो गया, जो भी हाइट हुई, हाइट जो भी जितना भी हाइट हो गया, तो वो हो गया आपका क्या, आपका फॉर्मूला में हो गया h हो गया, और m से हमने मास बता दिया था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला हमने सबने ऑलरेडी देख रखा है, हाफ mb का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी वही mgh वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो गया, यहाँ पे हाइट, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी सेम हो गया। ठीक है, mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने देखा था ना बो एंड एरो वाले में, मान लीजिए ये है, इसको आपने स्ट्रेच करा, ठीक है, इसको अपने पीछे की ओर खींचा, तो यहाँ पे क्या हो गया, टेंशन क्रिएट हो गया, मतलब ये इलास्टिसिटी, यहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी ये दिखाया, तो उसका फॉर्मूला क्या है, U इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, U क्या हो गया, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा टोटल, है ना। K क्या बताता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब स्टिफनेस, कितना आपका जो ये मान लीजिए ये है जो थ्रेड है ना, वो कितना स्टिफ है, कितना टाइट है, वो स्टिफनेस आपका बताएगा K। और जो X है वो क्या, एलोंगेशन, कितना आपने पीछे की ओर खींचा, मतलब कम ज्यादा बहुत ज्यादा खींचा, है ना। अलग अलग मतलब स्पीड होगा, अलग अलग पोटेंशियल होगा उसमें, जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करोगे। तो ये पूरा का पूरा इलास्टिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टी, एकदम याद रखिए। और यहाँ पे आपको जो mgh अपॉन टी निकल रहा है इसी से निकला है, देखिए वर्क डन इक्वल टू mgh, हमने देखा ना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, चाहे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो यही देखिए पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टी होता है ना। तो वर्क अपॉन टी होता है, तो W की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, mgh, तो mgh अपॉन टी, वही यहाँ पे आपको ये दिख रहा था पावर का फॉर्मूला। लेकिन मेन जो मास्टर फॉर्मूला है वो क्या है, पावर इक्वल टू W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टी, है ना। टाइम मतलब टी से टाइम ये है, टी का मतलब टाइम है। ठीक,
अब हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए अगर ये हॉरिजेंटल हुआ, ये तो हमने देखा, तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टी में आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, mgh जो हमने पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा देखा अपॉन टी। तो दूसरा भी तो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी वाला, जो हमने यहाँ पे जो देखा था एफएस, वर्क डन इक्वल टू एफएस, है ना। तो एफएस अपॉन टी ये भी तो आप डाल सकते हो फॉर्मूला में। तो हाँ बिल्कुल आ सकता है, ये भी फॉर्मूला में हो सकता है। अच्छा, वर्क और एनर्जी का अगर हम साथ में देखना चाहें तो वर्क और एनर्जी का, तो आप बोलोगे वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या फिर वर्क डन इक्वल टू हम लोग क्या देखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी, उसी के तो चेंज को हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो भी मूवमेंट मोशन है ना। और पोटेंशियल एनर्जी वो तो हमको पता ही है हाइट के कारण होता है। तो टोटल जो वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन इक्वल टू किसमें चेंज हमने देखेंगे, या तो काइनेटिक एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये मास्टर फॉर्मूला है, लेकिन ये सब को आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, ये सारे पॉइंट, या फिर इसी में जो आपके पास पीडीएफ होगी उसी में नोट कर लीजिएगा, ठीक। यहां तक आई होप कि आप सबको क्लियर हो। अब हम लोग थोड़े से कुछ जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला देख चुके हैं, तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग एसआई यूनिट देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला के बाद हम लोग देखते हैं कुछ एसआई यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। वर्क डन हमेशा किसमें होगा, वर्क डन का जो भी आंसर आएगा उसको या तो आप जूल में लिखोगे या फिर न्यूटन मीटर में आप लिखोगे। यहाँ पे न्यूटन मीटर या फिर जूल में। एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी दोनों का याद रखिएगा, वर्क का और एनर्जी का दोनों का एसआई यूनिट किसमें होता है, तो या तो जूल में होगा या फिर न्यूटन मीटर में होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्क का जो सीजीएस जो यूनिट हुआ, सीजीएस यूनिट वो क्या हुआ, अर्ग हुआ। अर्ग मतलब ये ना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क, यहाँ पे लिख लीजिएगा कहीं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क को क्या कहते हैं, अर्ग कहा जाता है। और एक जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग, मतलब 10 टू द पावर 7 अर्ग, 1 2 3 4 5 6 7 इतने अर्ग होंगे एक जूल में, एक जूल में इतने अर्ग होंगे, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके बाद पावर का ऐसा यूनिट ऑफ पावर वॉट कहते हैं या फिर जूल पर सेकेंड, है ना। जूल पर सेकेंड काम करने की क्षमता, है ना, जूल पर सेकेंड की कितना जल्दी कितना तेजी से काम कर सकते हो, है ना, कितना टाइम कम लगेगा, कोई 5 मिनट में कोई 10 मिनट में काम कर रहा है, सेम काम को कर रहा है, तो क्या हो गया, जूल एनर्जी और क्या यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा यूनिट हमने किसका किसका देख लिया, तो वर्क एनर्जी का ऐसा यूनिट और पावर का भी देख लिया। तो पावर का वॉट और जूल पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या हो गया, जूल और न्यूटन मीटर। और जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है, अर्ग, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, वर्क का। चलिए ठीक है, यहां तक कंप्लीट होता है। जहां जहां वीवीआई लगा हुआ है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इस पे कि 1 हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू 746 जो वॉट है वो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाता है। 1 किलोवाट में कितना वॉट होता है, तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जो घर का भी हम लोग मेजर जो करते हैं वो किलोवाट आवर में करते हैं, है ना, किलोवाट आवर में। तो वो हम लोग देखेंगे आगे में। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। देखिए या तो इसको याद कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप चाहें तो किलोवाट आवर, अभी हमने किलोवाट का क्या देखा, 1000, है ना, 1000 वॉट होता है। और आवर का क्या यहाँ पे है, तो 1 घंटे में कितने होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। और कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 छक 36 यानी 36, और ये कितने हैं, 3 4 5 0 मतलब 10 टू द पावर 5। अगर इसको करते हैं तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 किलोवाट आवर का वैल्यू, ठीक है। कितना जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 ईवी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। याद रखिएगा 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल्स। ठीक, अब ये देखिए बेसिक है, कभी ना कभी आपने घटना चक्र सॉल्व किया होगा या कहीं भी सॉल्व किया होगा, कोई टेस्ट पेपर देखा होगा, वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। हीट एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल हीटर जो होता है वहां पे क्या होता है, या फिर जो आयरन जो घर पे जो हम लोग करते हैं आयरन, तो उसमें क्या होता है कि आयरन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किस में होती है, हीट एनर्जी में। उसी तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब या ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां, तो लाइट और हीट एनर्जी। हीट क्यों, क्योंकि देखोगे आप बल्ब जब भी छुओगे या ट्यूबलाइट छुओगे तो वो क्या होता है, वो गर्म रहेगा, तो वहां पे दोनों हीट में भी और लाइट में भी। लाउड स्पीकर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साउंड, माइक्रोफोन साउंड से आप किसी से बात करते हो तो वहां तक बाबू सोना तक पहुंच जाता होगा, साउंड से कहां, इलेक्ट्रिकल के थ्रू ट्रेवल करके वहां तक पहुंच जाता होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रोफोन। उसके बाद सोलर सेल, आपको पता होगा सोलर एनर्जी जो भी लाइट एनर्जी है ना, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल में। सोलर हीटर मतलब जो भी रहेगा आपका वो क्या होगा, लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी। ये क्वेश्चन आता है, देखिए डायनेमो समझ में नहीं आता, बाकी का आप समझ लगा लोगे है ना कि किसमें चेंज होता होगा, डायनेमो बहुत लोग को पता ही नहीं होता है। तो डायनेमो कुछ नहीं, जो आप देखते हो वाटरफॉल या कहीं भी देखते हो वहां पे पंखा जो लगा हुआ था, जो ये क्या करता है, रोटेट करता है और प्रोड्यूस करता है एनर्जी। तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल, मतलब वो जो रोटेट करता है, जो फैन जो रोटेट करता है उससे प्रोड्यूस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो वही हो गया डायनेमो या जनरेटर। जो जनरेटर ये शादी में ये सब में देखा जाता है कि मोस्टली लोग यूज करते हैं। पहले तो ऐसे भी यूज होता था जब बिजली नहीं रहती थी, अभी शादियों में देखा जाता है कि जनरेटर बैकअप में लोग रखते हैं कि लाइट कट गया तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग पेट्रोल डाल करके एक मोशन क्रिएट वहां पे किया जाता है ना, या फिर डीजल डाल करके एक मोशन क्रिएट किया जाता है, उसके घूमने से क्या होता है, करंट पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब जनरेट। तो ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायनेमो वाला खास करके। ठीक, इलेक्ट्रिक मोटर नाम से लग रहा है इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल। गैस स्टोव या फिर जो बर्निंग जो कैंडल होगा, बर्निंग फ्यूल होगा, केमिकल एनर्जी से हीट या लाइट एनर्जी। तो ये आप देख लेना। बैटरी से क्या होगा, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। बैटरी चार्ज जब होगा, जब आप फोन चार्ज हो रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी दोगे और केमिकल एनर्जी में वो चेंज होते रहता है, एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होती है। स्टीम एनर्जी जो इंजन है तो वो क्या होगा कि थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करेगी, काइनेटिक या फिर मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पे रबिंग हैंड, अपने हाथ को गर्म करते हो, ठीक है, तो वहां क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी से हीट, गर्म लगने लगता है थोड़ा देर बाद ठंड के दिन में। टॉर्च क्या होगा, सेम केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में, या फिर उससे बेटर होगा कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल से लाइट एनर्जी में। सितार क्या होगा, मैकेनिकल से साउंड, टरबाइन मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। जो फॉलिंग स्टोन होता है वो पोटेंशियल, हाइट से ना गिरता है तो पोटेंशियल से काइनेटिक। उसके बाद लिफ्टिंग अ स्टोन जो कि होता है मैकेनिकल, मतलब मस्कुलर मैकेनिकल यहाँ पे, और दूसरा वो पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाते हो। तो फोटोसिंथेसिस ये इंपॉर्टेंट है, सोलर से केमिकल में। चलिए ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या कि वर्क और एनर्जी का पे जो भी या फिर जो पावर होगा उस पे भी हम लोग न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करके देखेंगे। ये भूल जाइए एक मिनट के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लिफ्ट 15 पोर्टर है कोई, वो 15 केजी उठाता है टू 1.5 मीटर, मतलब ये 1.5 मीटर तक उठाता है, तो इसका निकालना है आपको वर्क। तो यहाँ पे वर्क का हमारे पास दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है, F इंटू एस। दूसरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, हम लोग वर्क को किस में रखते हैं, तो जूल में, याद रखिएगा जूल में या फिर न्यूटन मीटर में, है ना। तो यहाँ पे आपका दूसरा फॉर्मूला क्या है, mgh। तो क्या ये फिट बैठता है, तो हाँ ये फिट बैठ रहा है। m क्या है, तो यहाँ पे m आप कितना हो गया, मास, तो 15 केजी है ना, 15 केजी इंटू जी क्या हो गया, ग्रेविटी, ग्रेविटी 9.8 लीजिए, या फिर आप 10 भी ले सकते हैं, कहीं कहीं 10 भी लिया जाता है। और h कितने मीटर उठाए, तो 1.5 मीटर तक इसको लिफ्ट करा गया, ठीक है। यानी 15 इंटू 10 इंटू 15, 15 मतलब 1.5, तो 15 इंटू 15 225, 225 यहाँ पे पॉइंट होगा इंटू 10, यानी 225 जूल इज द करेक्ट आंसर। क्या आपका भी आंसर यही आ रहा था,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, एंगल फोर्स। अगर मान लीजिए हमारे पास सेम फोर्स निकालना है, इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स कितना है 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन अगर आपको निकालना है, वीडियो पॉज करके आप खुद निकालिए, चलिए मैं आपको देता हूं टाइम। तो वर्क डन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो एफ का वैल्यू क्या है, तो फोर्स कितना लग रहा है, तो 40 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका एस क्या है, तो एस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो डिस्प्लेस कितना कर रहा है, तो 10 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। उसका एंगल कितना है, तो 30 डिग्री है। तो cos 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को √3/2 ये लिख सकते हैं 30 डिग्री को, ठीक है। तो 40 इंटू 10 400 इंटू ये 2 से नीचे से कट जाएगा, ये 200 √3 और 3 को 1.73 है ना, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73, तो यानी 200 इंटू 1.73 करेंगे तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, तो 346.41 जूल निकल के आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टेयर वर्क है, यहाँ पे 100 केजी क्लाइम करने के बाद 100 केजी क्लाइम 10 स्टेयर फॉर 10 स्टेयर ऑफ 1 मीटर ईच, मतलब यहाँ पे आपका मास जो है, मास कितना हुआ है 100 केजी है, ठीक है। मास अगर 100 केजी है, आपको वर्क डन निकालना है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, mgh है ना, दूसरा तो फोर्स वाला है, मास वाला तो हमारे पास mgh है। तो मास ग्रेविटी हमारे पास है, हाँ है, g इक्वल टू 9.8 या फिर हम लोग 10 कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद h जो दिया हुआ है, तो हाइट क्या है कि 10 स्टेयर चढ़ता है और एक स्टेयर का साइज कितना है, तो 1 मीटर। तो 10 स्टेयर चढ़ेगा तो 10 स्टेयर का साइज कितना होगा, तो 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट हमारे पास 10 मीटर निकल के आई। अब देखिए mgh में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, मतलब 100 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 10,000 जूल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000 जूल। अगला है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम लोग को निकालनी है, इसमें इस क्वेश्चन में मास दिया हुआ है इतना, ठीक है, और स्पीड दी हुई है 72, ठीक, स्पीड दी हुई है 72। हमारे पास दो ही चीज है इसमें, आप निकाल करके दिखाइए मुझे मास, ठीक है। यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपको, ठीक। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, तो मास दिया हुआ है, मास 1500 केजी और स्पीड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये हमारा स्पीड, ठीक, मतलब वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है, तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है हाफ mv का स्क्वायर, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हाफ को एज इट इज लिखेंगे, m की जगह हम लोग क्या करेंगे पुट, तो 1500, और v की जगह क्या करेंगे, तो v है यानी 72, लेकिन ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आपको बनाना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, है ना। किलोमीटर पर आवर का नहीं होता है वैल्यू यहाँ पे, मीटर पर सेकंड में, मतलब उसके लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 इंटू 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है। 18 से 4 बार में ये कटेगा तो 5 को 20 हो गया, यानी 20 का स्क्वायर ये हो गया ना, ये स्क्वायर ही चलते आ रहा था तो 20 का स्क्वायर हो गया, यानी आपका ये 20 का स्क्वायर मतलब 400 और ये 1500 थे और यहाँ 1/2 मतलब ये 2 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 200, 15 इंटू 2 3000, मतलब वही 3 इंटू 10⁵ जैसे देखिए अभी समझाता हूं, इसको क्लियर लिख देता हूं, 1/2 इंटू 1500 इंटू कितना था 20 इंटू 20, है ना। तो 20 इंटू 20 अगर ये 2 से कट करोगे आपको तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। यहां तक क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। तो 15 पे कितना जीरो दिख रहा है आपको, ये 2, एक ये और एक ये, मतलब टोटल 4 जीरो दिख रहे हैं, ठीक है। 15 इंटू 2 लिखते हैं और उस पे 10⁴ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 का मतलब एक जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 10⁴ से 3 इंटू 10⁵ हो जाएगा, ये क्या इसका जूल, यही हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ था,
ठीक है, यहां तक हम लोग निकाल लिए। अब देखिए वही पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन आ गया। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे मास इनटू mgh, है ना, mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट। ठीक, तो 10 केजी का है, 6 मीटर हाइट पे है, और ग्रेविटी यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि 9.8 लोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 588 जूल आ जाएगा। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या है, 12 केजी ऑब्जेक्ट हैज 480 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जिसका जी 10 है। अब देखिए इसका आपका निकालना है। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हमको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ठीक, mgh होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास क्या दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है। ठीक है, मास में क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। जी कहाँ गया, जी इक्वल टू 10 है, 10 है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 12 इंटू 10, और एच क्या हुआ, तो एच हमको पता ही नहीं है, हाइट का पता नहीं, लेकिन हमें पोटेंशियल एनर्जी का पता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है, तो 480, तो 480 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 480 इक्वल टू 12 इंटू 10 एच इंटू एच। अब एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, और 12 चौके 48 यानी 4, यानी हाइट इक्वल टू, अभी तक हमारा निकल के क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, हाइट इक्वल टू 4 निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइट अगर हमें पता है कि हाइट हमारी 4 हो गई, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पहले में पूछ रहा था, और दूसरे में क्या पूछ रहा था, हाइट। तो ये यहाँ पे हमने हाइट निकाल दिया 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा पावर से रिलेटेड है। इसमें पावर पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में पावर पूछ रहा है 20 केजी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो पावर पूछ रहा है, तो क्या है कि 20 केजी है, क्लाइम करोगे 2 मीटर इन 4 सेकंड में आप क्लाइम कर रहे हो। मतलब पावर का क्या फॉर्मूला है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या हो गया आपका, यहाँ पे वर्क क्या हो गया, तो आप बोलोगे वर्क के बराबर इसमें होगा 40 mgh। वर्क का फॉर्मूला आप जानते हो, mgh अपॉन टी हो गया। तो m क्या है, मतलब 40 केजी इंटू क्लाइम कितना कर, जी मतलब यहाँ पे 9.8 या फिर 10 भी ले लो, चलो 10 ले लेते हैं। और ये क्या है, 4 सेकेंड, मतलब टाइम लगेगा 4 सेकेंड। ठीक है, हमें हाइट कितना पता है, तो यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है, तो 2 मीटर हाइट हम लिख देंगे, अपॉन 4 हो गया। ये 4 से 1 कट गया, 10 मतलब 10 टाइम्स कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, तो 10 टू जो 20, और 20 इंटू 10 200। मतलब ये आपका वही, ये 9.8 लिख लिया तो इसलिए ये 196 हो गया, लेकिन ये कितना होता, 200 वॉट होता है। पावर है इसलिए वॉट, पावर है इसलिए वॉट। ठीक है, तो आपका यहां तक क्लियर हो गया, पावर निकालना। दूसरा में भी पावर निकालना है, हम लोग देखेंगे, इसको कट करते हैं। यहां पे क्या है, डज 400 जूल इन 4 मिनट। 4 मिनट मतलब 4 मिनट यहाँ पे इतना ही बस दिया हुआ है, 400 जूल है, और 4 मिनट दिया हुआ है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, पावर इक्वल टू W अपॉन टी। तो वर्क ऑलरेडी दिया हुआ है, वर्क डन ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, तो 400 जूल, है ना। तो वर्क किस में होता है, जूल में होता है, याद है ना। तो 400 दिया हुआ है, और कितना मिनट है, तो 4 मिनट। तो 4 मिनट में हम लोग देखते हैं कि इसमें हमेशा सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है, इंटू क्या करेंगे 60। एक मिनट में कितना होता है, तो 60 सेकंड, इसलिए इंटू 60। तो यहां से 1 से 1 कट गया, 4 से 10 टाइम्स कट जाएगा, यानी 10/6। 10/6 मतलब 5/3, यानी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, 1.67 वॉट। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दिया 5/6, नहीं 400/240, ये 5/6 नहीं आएगा, ये गलत आंसर है। इसका आप आंसर सही कर लेना, 5/3 होगा, और हमने देखा था क्या, 1.67 वॉट, ये कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मोटर एंड लेक है, एक क्वेश्चन है कि एक शायद मोटर है 1 HP 1 हॉर्स पावर का, मतलब 746 है ना वॉट का मोटर है, लिफ्ट करता है कितना, 2000 केजी वाटर को लिफ्ट करता है फ्रॉम 20 मीटर लेक से 2 केजी वाटर को लिफ्ट करता है। तो हमारे पास तो क्या है, जब भी आएगा पावर, तो पावर का हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, W अपॉन टी। अगर मान लीजिए यहाँ पे पावर क्या दिया हुआ है, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर अभी हमने पढ़ा था, ये तो यहाँ पे दिया नहीं रहेगा एग्जाम में, बट 1 हॉर्स पावर अगर दिया हुआ रहेगा, तो 1 हॉर्स पावर का क्या मतलब आ गया, तो मतलब 1 हॉर्स पावर का आप लिख सकते हो
746 है ना, 746 यहाँ पे आपने लिखा। W का मतलब आप क्या जानते हो, तो mgh जानते हो, और ये T का मतलब क्या जानते हो, तो T का मतलब T ही रहेगा, टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 746 इक्वल टू, मास हमारा कितना है, तो 2000 kg, तो 2000 लिख देंगे। ठीक है, इनटू, अब देखिए यहाँ पे ग्रेविटी क्या है, तो 10 ले लेंगे, जी का मतलब 10। हाइट क्या है, हाइट यहाँ 20 मीटर, ये जो लेक है वो कितना है, 20 मीटर, तो ये 20 ले लेंगे अपॉन टी। अब देखिए टाइम, टाइम तो हमें निकालना है क्योंकि टी की वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए टी इक्वल टू कितना टाइम लगेगा निकालने में, तो ये है, ये नीचे चला जाएगा, मतलब ये 2 जा 4 पे कितने जीरो होंगे, तो 3 1 4 एक 5, मतलब 4 इंटू 10⁵ बाई 746। इसको आप करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, 536.2 सेकेंड, यही निकल के आएगा आपका करेक्ट आंसर, 536.2 सेकेंड। चलिए ठीक है, यहां तक आपके न्यूमेरिकल बहुत हद तक कंप्लीट हो गए। अब हमारे जो अलग जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं, इसमें बताना है कि कौन सा, जो हमने वर्क स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कौन सा वर्क बताइए मुझे, पॉजिटिव है या निगेटिव है। पहला बताइए, लिफ्टिंग अ बकेट, अगर एक बकेट हम निकालते हैं तो वो क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आप बोलोगे पॉजिटिव है। अगर हम बकेट निकालते हैं तो क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन हो रहा है, बकेट भी मूव ऊपर कर रहा है ना, हम लोग खींच भी ऊपर रहे, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ग्रेविटी ऑन, देखिए ग्रेविटी ऑन लिफ्टिंग बकेट, अब बताइए क्या है, तब आप बोलिएगा निगेटिव। ग्रेविटी याद है स्टार्टिंग में आपको बोला था नीचे की ओर, तो ग्रेविटी ऑन लिफ्टिंग बकेट ये हो जाएगा निगेटिव, और लिफ्टिंग अ बकेट, अगर हम बकेट खींच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखते हैं, फ्रिक्शन ऑन स्लाइडिंग बॉडी, ये आप तुरंत बोलोगे निगेटिव। ठीक, यहाँ पे निगेटिव, सॉरी, ये क्या क्या हो गया, ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था। ठीक है, ये क्या था, निगेटिव था, ये हमने यहां तक देख रखा था। ठीक, अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो रहा है, मतलब उसको सेम डायरेक्शन का फोर्स लगातार मिल रहा है, मतलब वो क्या होगा, तो वो होगा पॉजिटिव वर्क। और रेजिस्टिव एयर फोर्स ऑन पेंडुलम, पेंडुलम को स्लो कर रहा है, जहां भी कोई चीज में दिक्कत प्रोड्यूस करे, रेजिस्टेंस क्रिएट करे, वो क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये निगेटिव वर्क हो गया। ठीक, यहां तक हमारा पूरा क्लियर है। चलिए अगला है क्या, रीजनिंग देखना है, रॉकेट कॉज बर्निंग अप हुज एनर्जी एक्सपेंस। देखिए ये ना, ये क्वेश्चन क्या है कि रॉकेट जो गिरता है, जैसे देखिए मान लीजिए सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, कुछ लॉन्च करने हम लोग ने क्या करते हैं कि रॉकेट लेकर के जाते हैं, ठीक है, और रॉकेट का जो पार्ट्स जो रहते हैं वो कुछ कुछ गिरते हैं अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे गिरते हैं, और वो दिखते हैं, गिरते टाइम क्या दिखते हैं, जलते हुए दिखते हैं। क्यों जलते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन से क्या होता है ना, फ्रिक्शन से जो काइनेटिक एनर्जी, स्पीड के कारण क्या होता है, इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। बस यही ये पूछ रहा है, रॉकेट जो काउजिंग बर्निंग अप, ये जो दिखता है किस कारण से दिखता है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होते रहता है हीट एनर्जी में। ठीक है, कॉमेट जो है वो कॉमेट एलिप्टिकल ऑर्बिट, वाई इज, अच्छा ठीक है, पूरा का पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करता है, और उसको हम लोग जीरो वर्क क्यों कहते हैं। देखिए कॉमेट है, ये अर्थ है, ये कॉमेट है, इसको अर्थ किस साइड बुला रहा, अपने साइड बुला रहा, अपने साइड बुला रहा, अपने साइड बुला रहा, और क्या वो आ रहा है, नहीं, वो पूरा का पूरा ऐसे रोटेट, मतलब ये 90 डिग्री वाला जो हमने जो देखा था वही वाला बात होगी ना, 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जीरो हो जाएगा वर्क डन यहाँ पे। तो ये भी हमने समझ लिया। और लास्ट में क्या है कि सैटेलाइट स्पीडिंग अप डिस्पाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन। अच्छा हाँ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अर्थ है, तो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने लगते हैं तो वो क्या होता है कि स्पीड हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, जबकि वहां पे फ्रिक्शन भी मिलने लगता है। इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं था तो वो सही से रोटेट कर रहे थे, मतलब कि रिवॉल्व कर रहे थे। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो और तेज हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे रिलेवेंट उतना ज्यादा नहीं था, ये पता नहीं यहाँ पे डल गया, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या कहता है, कुछ तो न्यूमेरिकल्स है, ये मैं होमवर्क में आप लोग को दे दूं क्या, ये आप लोग खुद कर लोगे।
चलिए मैं समझा ही देता हूँ, थोड़ा सा ही तो है 6 क्वेश्चन, बाकी आपको तो ऑलरेडी मैंने पीडीएफ दे रखी है, उसको आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिखेगा वो आप सॉल्व कर लोगे। चलिए हम लोग जल्दी से इसको कंप्लीट करके खत्म करते हैं, ठीक। कैलकुलेट वर्क डन, हम लोग को कैलकुलेट करना बाय फोर्स चेंजिंग 20 kg है, मास दिया हुआ, और वेलोसिटी क्या है 5 से फ्रॉम 5 टू 2 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट करना वर्क डन, ठीक है। तो हम लोग को वर्क डन यहाँ पे निकालना है। तो ये क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी और ये क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो हम क्या जानते हैं वर्क डन वाला क्या फॉर्मूला है, एफ एस कॉस थीटा। तो क्या यहाँ पे ये लगेगा एफ एस कॉस थीटा, हम लोग जो जानते हैं वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्या इससे ये सॉल्व होगा, तो आप बोलोगे नहीं। क्या एमजीएच से सॉल्व होगा, तो नहीं। काइनेटिक एनर्जी से सॉल्व होगा, तो हाँ हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ इक्वल टू इंटू एम क्या है, कितना दिया हुआ है 20 kg, ठीक है, 20 डाल दिया हमने। और ये वेलोसिटी जो है वो इनिशियल माइनस फाइनल हम लोग करते हैं ना, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मतलब 2 माइनस 5 का ये हो जाएगा स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी हाफ इंटू 20 इंटू 2 2 जो 4 माइनस 25, मतलब ये हो जाएगा माइनस 21 हो गया है ना, माइनस सॉरी यानी हाफ इंटू 20 इंटू -21, तो ये 2 से कट गया, ये 10 हो गया, यानी -210 हो गया। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। अब आप बोलोगे वर्क डन इक्वल टू, हमने क्यों काइनेटिक एनर्जी किया, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पढ़ा था आपने, या याद आया, अभी याद आया, हाँ वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हमने कौन सा यूज नहीं करा, एमजीएच नहीं यूज करा। हमने कौन सा यूज नहीं करा, वर्क डन इक्वल टू एफएस जो हमने पढ़ते हैं वो नहीं यूज करा। कौन सा यूज करा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि आप याद रखिएगा, जब भी वर्क डन अगर दिखाएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो ट्रायंगल कर रहा हूं इसको चेंज कहते हैं, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कन्वर्ट 250 यूनिट किलोवाट आवर, ठीक है, ऑफ हाउस एनर्जी इनटू जूल। देखिए एनर्जी को हमें जूल में कन्वर्ट करना है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको मैंने फॉर्मूला भी निकाल करके बताया था कि 1 रखिएगा यहाँ इंटू 1000 इंटू 60, तो ये निकल करके कितना आया था 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये निकल करके आया था। अब सेम यही क्वेश्चन में है कि हमको एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो एनर्जी हमारे पास कितना है, 250 यूनिट है। 250 यूनिट मतलब 250 इंटू 3.6 मतलब इंटू 10 टू द पावर 6। अभी इसको यहाँ पे एक जो है ये 0, इसको यहाँ पे हटाओ और इसको यहाँ भेज दो, ये 7 हो गया, 10 टू द पावर 7 हो गया, और ये 36 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 90 इंटू 10 टू द पावर 7 मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। ये करेक्ट आंसर हो गया इसका, ये आपने कन्वर्ट कर दिया किसको, एनर्जी को जूल में। दूसरा कंप्लीट। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें, फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी हाफ वे में। अब देखिए हमारे पास सिंपल एक ही फॉर्मूला है। अगर कुछ है 40 केजी ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो रहा है, रेज हो रहा है, रेज मतलब कितना 5 मीटर रेज हो गया, मतलब हाइट मिल गया, यानी हमारा वर्क डन इक्वल टू mgh है ना, mgh आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो m क्या आ गया, तो m हो गया 40
इंटू जी हो गया 10 और एच कितना हो गया 5। ये इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 40 इंटू 50, 40 इंटू 50, पंचों को 20, मतलब ये हो गया 2000। ठीक है, आपका यहाँ पे हो गया 2000 जूल। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी व्हेन हाफ, आपको बताया था ना कि टोटल एनर्जी जो होता है उसमें बताया था आपको काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी घटेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो बीच में क्या हो जाएगा, तो ये जो 2000 निकल करके आया ये क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, तो 2000 और डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी मिड में मतलब 1000 जूल इसका आंसर हो जाएगा, और 2000 जो था पोटेंशियल एनर्जी ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2000 जूल, और काइनेटिक एनर्जी का 1000 जूल इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि एनर्जी यूज्ड बाय 1500 वॉट हीटर जो है 10 घंटे में वो कितना एनर्जी यूज कर जाएगा। आप खुद सोचो, हमने क्या पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क को क्या एनर्जी भी यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है हमारा 1500। ठीक है, पावर इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ पे दिया है ना ये 1500 वॉट। ठीक है, तो 1500 वॉट लिख दिया हमने पावर में, और पावर में ये क्या टाइम क्या दिया हुआ है 10 आवर इंटू 10 आ जाएगा, एनर्जी एडजिटीज रह जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, तो 15 ये हो गया 1000। ठीक है, 15 15 पे 3 जीरो, और 15 पे 3 जीरो मतलब 1000 का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, किलो वॉट आवर है ना, किलो वॉट आवर मतलब 15 किलो वॉट आवर। 15 किलो वॉट आवर मतलब घर में कितना यूनिट बिजली उठा, तो 15 यूनिट ही बिजली उठा। और कितना नीतीश कुमार जी फ्री किए हैं, तो 125 यूनिट फ्री किए हैं। ठीक, तो ये 15 यूनिट ही उठाया। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 15 यूनिट। ठीक है, या फिर 15 किलोवाट आवर ये आप बोल सकते हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप 1500 केजी 1500 केजी का कार है मूविंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या हमारा वर्क लगेगा, तो वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ को एज इट इज लिखेंगे इंटू एम, मास कितना हो गया, तो 1500, ये हो गया 1500 इंटू वी, वी मतलब वेलोसिटी, ये देखिए ये 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको पता है यहाँ क्या चलता है मीटर पर सेकेंड है ना, तो यहाँ 60 इंटू मैंने क्या बोला था कि चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/18 से अपने मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या करना है ब्रैकेट में डाल दीजिए, स्क्वायर करिए, और ये जो कंप्लीट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हाफ इंटू 1500 सॉरी 1500 इंटू यहाँ पे क्या हो गया आपका ये 6 18 और 6 10 10 टाइम्स गया, ये मतलब हो गया 50/3, यानी 50/3 इंटू 50/3, यहाँ पे 3 से कट गया 500 बार में। ठीक है, हाँ यहाँ तक हो गया, यानी अभी तक का आपका क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125, सॉरी 125 पे कितने जीरो, तो 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ, 3 और 1 4 जीरो, सॉरी 125 पे 4 जीरो, 1 2 3 और 4, और नीचे क्या था 6 था, है ना, नीचे 6 था। ठीक, तो ये आप जब डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आएगा देख लेता हूँ एक सेकेंड, 208333.33 जूल। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ये आप देख लीजिएगा सॉल्व करके, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उस पर लास्ट जो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, एनर्जी इन जूल कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाय 4। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 4 500 वॉट के जो डिवाइस है वो टोटल कितना एनर्जी इन जूल निकालना हमको, यहाँ पे भी निकालना था एनर्जी इनटू जूल, यहाँ पे भी देखना था, तो यहाँ पे एनर्जी इनटू जूल मतलब आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो 4 है 4 इंटू 500 इंटू कितने घंटे के लिए, तो 10 घंटे इंटू 10, इसको कम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 के 20 मतलब 2000 इंटू 10 मतलब ये हो गया 2010, मतलब 2000 का मतलब क्या होता है, 1 वॉट में 1000, तो मतलब 2 वॉट। ठीक है, 2 किलोवाट पर आवर,
है ना, तो 2 इंटू 10 हो गया आपका, ये हो गया 20 हो गया, यहां तक आपने 20। अब देखिए इसको कन्वर्ट करना है एनर्जी को जूल में। आपने 20 निकाल दिया, 20 को क्या कन्वर्ट करना है जूल में, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 3.6 इंटू 10⁻6। हमने यहां भी यही करा था, याद है, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6। इसी तरह से 20 इंटू 3.6, ये जो करोगे सॉल्व तो आंसर आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻7 जूल इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया, क्या वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एग्जाम में आपको श्योर एंड सर्टेन इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल कुछ भी दिख सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आप सबके साथ अभी एक प्रैक्टिस सीट शेयर करूंगा, जिसमें अभी तक के पढ़ाए गए सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उस टाइप का, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।